हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस आरजीएस से बीएचयू। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज 8वां सप्ताह का 5वां और अंतिम लेक्चर। आज हम जानेंगे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्शन डिजीजेज। प्रोडक्शन डिजीजेज कुछ होते हैं, उनके या उत्पादन रोग जिसको बोलते हैं, उनके निवारक के लिए क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, ये कैसे आपके फार्म के प्रॉफिट को बढ़ा सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे परिचय के साथ साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मिल्क फीवर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द केटोसिस एक बीमारी होती है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया नाम की एक बीमारी होती है, उनके बारे में देखेंगे। एंड न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में भी थोड़ा जानेंगे हम लोग। तो ये प्रोडक्शन डिजीजेज जो है ये क्या है? एक्चुअली प्रोडक्शन डिजीजेज जो है ये होता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन प्रेशर। हम किसी एनिमल को उत्पाद बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या बहुत ज़्यादा दूध देने वाली जानवर है, प्रोडक्शन वाली जानवर है, तो उस कंडीशंस में प्रोडक्शन प्रेशर के कारण से ये बीमारी हो सकती है। और क्यों हो सकती है? पुअर न्यूट्रिशन, उसका जो खान पान है वो सही नहीं है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। और मैनेजमेंटल स्ट्रेस, उसका मैनेजमेंट अगर सही से नहीं कर रहे हैं, उसके कारण से स्ट्रेस हो रहा है, तो उस कारण से भी ये प्रोडक्शन डिजीजेज होती है, जिस कारण से प्रोडक्शन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, खास करके गाय भैंस में, या प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया हो गया तो शिप गोट में हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है। ये जो होता है ये बिकॉज ऑफ द इनबैलेंस बिटवीन द डाइटरी इनपुट, जो हम खाना खिला रहे हैं और उससे जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट हम अगर ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं और खाना कम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह की बीमारियां होती है, खास करके बच्चे देने के बाद। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो प्रोडक्शन डिजीजेज हैव ए सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनिमल हेल्थ। अगर ये होता है तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट या बहुत ही बुरी तरह से ये प्रभावित करता है पशु के हेल्थ को, उसके प्रोडक्शन को। और अगर ये दोनों प्रभावित होते हैं तो आपके प्रॉफिट को, जो उनसे मिलने वाले प्रॉफिट हैं, उसको भी ये प्रभावित करता है। इसलिए क्या करना है कि प्रिवेंशन जो अगर इसका हम कर लें, इस डिजीजेस का, जो बहुत ज़रूरी होता है, तो हमारा जो पशु हैं वो हेल्दी होंगे, इफिशिएंट प्रोडक्शन मिलेगा, और सस्टेनेबल लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम में भी ये हेल्प करेगा, ताकि ये सुचारू रूप से अधिक समय तक ये चलता रहे। तो एक एक करके हम इन बीमारियों को देखते हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन होता है ये मिल्क फीवर, जिसको दुग्ध जवर बोलते हैं। मिल्क फीवर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पार्चुरिएंट पेरेसिस भी बोलते हैं, काविंग पैरालिसिस भी बोलते हैं, और पार्चुरिएंट अपोप्लेक्सी भी बोला जाता है इनको। तो कई नामों से बोला जाता है, लेकिन कॉमन जो इनका नाम है वो मिल्क फीवर के नाम से हर कोई जानता है, या दुग्ध ज्वर हिंदी में बोलते हैं इसको, उस नाम से इनको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज कैरेक्टराइज बाय हाइपोकैल्सीमिया। इसमें जो है कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। कब होता है? ड्यूरिंग और ऑफन 72 आवर्स आफ्टर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के समय कैल्शियम की कमी अचानक से हो जाए, या 72 आवर्स, उसमें भी 48 आवर्स मोस्ट क्रिटिकल होता है। तो 72 आवर्स तक जो है उसमें जो है कैल्शियम, उसके बीच में कैल्शियम की कमी हो जाए, तो इस कारण से मिल्क फीवर हो सकता है। और ये जो है ये गायों में हो सकता है, भेड़ में हो सकता है, साओ में भी कभी कभी देखने को मिलता है। कम होता है, लेकिन कभी कभी रेयरली इसमें मिलता है देखने के लिए। तो अगर हम कैटल की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है मिल्क फीवर, वो हाई यील्डिंग, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली जो पशु हैं, जो गाय हैं, उसमें ये मिल्क फीवर देखने को मिलता है, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो। और उसमें भी अगर कई तरह के नस्ल हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो है जर्सी गाय में होता है। जर्सी में ये बहुत ही कॉमन होता है। और मोस्ट कॉमन जो है विद इन 48 आवर्स आफ्टर काविंग, काविंग के 48 आवर्स तक ये सबसे ज्यादा होता है। बट इट कैन ऑल्सो अकर सेवरल वीक बिफोर और आफ्टर काविंग। कई सप्ताह पहले से भी हो सकता है, वो सब क्लिनिकल फॉर्म में है, आपको पता ना चले, तो कई सप्ताह पहले से भी, बच्चे देने के पहले भी हो सकता है, और कई सप्ताह बाद तक भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, विद इन 48 आवर्स आफ्टर पार्चुरेशन, 48 घंटे
बच्चे देने के बाद तक, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट कॉमन है, पहली बच्चे देने में नहीं होते, ये जब तीसरी बच्चा देती हैं या उसके बाद देती हैं तो उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है उस तरह के गाय में। सीप एंड गोट में क्या होता है कि बच्चे देने के बाद कम, ज़्यादातर ये लेट जेस्टेशन में ये मिलती है। मोस्ट कॉमन जो है एडवांस प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चे देने से पहले। कभी कभी ये अर्ली लैक्टेशन मतलब बच्चे देने के बाद जब दूध दे रही होती है तो उस समय ये देखने को मिलता है। लेकिन ये मोस्ट कॉमन जो होता है यंग एनिमल में होता है, अप टू 1 ईयर ऑफ द एज। जैसे हमने गाय में बताया कि 3 बार बच्चे दे चुकी है, मतलब वो थोड़ा ओल्डर गाय में हो रही है। इनमें थोड़ा जो है यंग में होता है, मतलब बच्चे देने मैंने 1 ईयर से पहले अगर वो बच्चे दे रही हैं तो उसमें ये कॉमन होता है। 100 में जैसा हमने बताया कि बहुत ही रेयर होता है। अब ये होता क्यों है, जस्ट बिफोर और आफ्टर पार्चुरेशन जो होता है ये क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? तो ये हाई लेवल ऑफ कैल्शियम अगर आप दे रहे हैं बच्चे देने से पहले, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से ये बीमारी हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम खिला रहे हैं बच्चे देने से पहले तो भी ये कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाएगी। अभी हम आगे बताएंगे कैसे होता है इसका डिफिशियंसी। तो अचानक से बहुत ज़्यादा, कई फार्मर्स देखते हैं कि बहुत कैल्शियम पिलाओ, दूध देगी, ज़्यादा देगी, और उसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा है कि डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम, अगर आप खाना दे रहे हैं उसमें कैल्शियम है ही नहीं, बहुत कम है, डिफिशियंट है, तो कैल्शियम का लेवल शरीर में घट जाएगा, तो उसके कारण से भी मिल्क फीवर हो सकता है। कैल्शियम के साथ साथ अगर आप जो खाना दे रहे हैं उसमें विटामिन डी की कमी हो, अगर विटामिन डी नहीं है तो क्या होगा कि ये विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में, मतलब इंटेस्टाइन में गया, वहां से शरीर तक पहुंचने में, अब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। तो इसका भी ध्यान रखना कि विटामिन डी की कमी ना हो। और एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन अगर कोई कुछ ऐसा फीड खिला रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस हो, एस्ट्रोजन का लेवल, फाइटोएस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पीटीएच, पैराथॉर्मोन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको वो सिक्रीट होने से रोकता है जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। अब ये जो है कैसे, हाउ हाई डाइटरी कैल्शियम लीड्स टू द मिल्क फीवर, कैसे ये कराता है? जैसे हमने बताया कि ये मिल्क फीवर जो है कैल्शियम, हाइपोकैल्शियम मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण से हो रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा कैल्शियम खिलाने के कारण से भी हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है। तो इसका रीजन है क्योंकि जब आप कैल्शियम खिलाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, खास करके बच्चे देने से पहले, जैसे आप 100 ग्राम पर डे से ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हैं कि हमको दूध बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको ज्ञान नहीं है इसका, और अगर खिला रहे हैं तो टुगेदर विद द हाई कैल्शियम फास्फोरस रेशियो, कैल्शियम फास्फोरस रेशियो भी वो चेंज होता है, हाई होता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन, इसको स्टिमुलेट करता है ग्लैंड को, विच इन टर्न सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ये पैराथायरॉइड हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। और ये कैल्सिटोनिन का लेवल अगर हाई रहेगा तो कैल्शियम का लेवल जो है घटाता है, पैराथायरॉन जो है ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो ये क्या होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन बाय द पीटी, जो कैल्शियम से, कैल्शियम जो बोन से निकल करके आने वाला था, इसको वो कम करता है। तो इसके कारण से क्या है कि जैसे ही बच्चे बाहर देते हैं तो ये अब सिस्टम सप्रेस हो गया है, अब वो सिस्टम हाई लेवल ऑफ कैल्शियम के कारण से वो काम नहीं करता, अचानक से उसको रिज्यूम होने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, तो वो अचानक से कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाता है और उसके कारण से फिर ये हाइपोकैल्शियमिया होता है और मिल्क फीवर होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि मिल्क फीवर को पहचाने कैसे, क्या क्या क्लिनिकल साइन जो हम लोग बोलते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको उसमें एनोरेक्सिया होगा, मतलब वो पशु जो है, गाय जो है खाना नहीं खाएगी। दूसरा है स्कैंटी फीसेस, बहुत थोड़ा सा उसके गोबर आएंगे या थोड़ा थोड़ा करके आएंगे, जितना आना चाहिए उस तरह से नहीं आएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नाम तो इसका मिल्क फीवर है, लेकिन इसमें फीवर जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा। बल्कि उल्टा क्या होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम हो जाता है, घट जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान देना है। तो इसको सबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसको पहचानेंगे कैसे सबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जो जैसे पैर है, पैर को छुएंगे तो वहाँ ठंडा लगेगा, कान को छुएंगे तो ठंडा लगेगा, तो जो है एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोल्ड हो जाता है। तो समझिए कि ये बॉडी टेम्परेचर सबनॉर्मल हो गया है। और ऐसे भी टेम्परेचर जब उसका रिकॉर्ड करेंगे तो आपको नॉर्मल से उसका कम आएगा, सब नॉर्मल आएगा।
और क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस जो होता है, उसके मांसपेशियों में थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, और ये कमजोरी आने के कारण से लीडिंग टू द अस्टर्नल रिकम्बेंसी, मतलब वो बैठ जाती है। अस्टर्नम यहाँ पे एक हड्डी होता है चेस्ट में, है ना, इसको अस्टर्नम बोलते हैं, उसके नीचे करके उसके सहारे वो बैठती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है अस्टर्नल रिकम्बेंसी। विथ लैटरल किंक ऑफ द नेक, जिसको एस शेप्ड कर्व बोलते हैं हेड एंड नेक का, वो बैठ तो जाएगी ही, लेकिन ऐसे गर्दन घुमा करके वो फ्लैंक रीजन में वो गर्दन को रखे रहेगी, वो उसका गर्दन ऐसे मुड़ करके वो पीछे की साइड में आ जाता है। तो ये टिपिकल पोस्चर होता है एनिमल का, मिल्क फीवर का, कि वो बैठ गई है, उसका गर्दन घुमा करके पीछे ऐसे फ्लैंक रीजन तक वो कभी कभी ले आती हैं, कभी कभी क्या हमेशा उस तरह का गर्दन मुड़ा रहता है। तो आप समझिए कि ये एक मिल्क फीवर का ये साइन है। अगर लेट किए, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो ये अभी तो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में थी, अब ये लैटरल रिकम्बेंसी, मतलब पूरा लेट जाती है, ऐसे वो पूरा लेट जाएगी, वो समझिए कि और बीमारी जो है सीवियर हो गया है। तो ये पहचानने के इनके तरीके हैं। और क्या है कि अगर वो पार्चुरेशन से पहले, बच्चे देने से पहले अगर ये बीमारी हो गई है, तो उनमें क्या होता है कि वो सीज कर देती हैं, कि बच्चे देना बंद कर देती हैं, क्योंकि कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम का भी जरूरत पड़ता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, तो उसके कारण से, डिफिशियंसी कारण से ये बच्चे नहीं दे पाती हैं। लेकिन ये इतना खतरनाक होता है, इसका इलाज भी बहुत इजी होता है, लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि अगर समय पे इलाज नहीं कराया तो 6 घंटा से 24 घंटे के अंदर इसका डेथ निश्चित है, ये हो जाता है। तो अगर एक तो है कि कंट्रोल को, अगर ऐसा होता है तो आप किसी डॉक्टर को बुला करके इलाज करा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इस बीमारी को होने से कैसे बचाएं। ये हो ही नहीं, है ना, जैसे हमें बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, तो इसको आपको रखना है कि अब वो बीमारी हो ही नहीं। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो एक तो हम है कि इसके जो लास्ट का जो स्टेज होता है प्रेगनेंसी में, उस समय कैल्शियम की मात्रा जो है फीड में कम दें, और वो जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं 20 ग्राम पर डे के हिसाब से। इनकी जरूरत होती है 33 ग्राम पर डे एक एनिमल के लिए, लेकिन उससे भी कम करेंगे तो ये पीटीएच हार्मोन जो पाराथायरॉयड हार्मोन को है, उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसके सिक्रीशंस को ये मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये जो है, ये इतना कम कैल्शियम देना जो हम डाइट खिला रहे हैं पशु को, उसमें ये संभव नहीं हो पाता है ना, बहुत मुश्किल है कि कैसे कैल्शियम लेवल को हम कम करें। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि उनको फीड में मिला दें तो कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं, तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे। जैसे क्या है, सोडियम अल्युमिनियम सिलिकेट मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको जियोलाइट ए के नाम से भी जानते हैं, या जिंक ऑक्साइड उसमें हम मिला दें, तो ये क्या है कि कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, उसको ऑब्जर्व नहीं होने देगा। तो फीड में अगर कैल्शियम जा भी रहा है तो वो उसको क्या करेगा कि उसको लेवल को कम कर देगा। तो इसके कारण से पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन स्टिमुलेटेड होगा और वो सिक्रेशन होना सही रहेगा। तो ये क्या है कि 1 से 3 वीक पहले ऐसा करना चाहिए, ताकि उसी समय मिल्क फीवर जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है या होता है उसके डिफिशिएंसी के कारण से। लो फास्फोरस डाइट इज ऑल्सो हेल्पफुल। अगर फास्फोरस अगर उसमें कम करते हैं, कंटेंट कम करते हैं, तो उसके कारण से भी, या ऐसा फीड खिलाइए जिसमें फास्फोरस कंसंट्रेशन या कंटेंट उसमें कम हो, तो वो भी इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो आप फीडिंग से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका बच्चे देने वाली तो खूब कैल्शियम पिलाना शुरू कर दें, तो उसके कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि डायट्री कटायन एंड एनायन डिफरेंसेस, है ना, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसमें उसको एनायंस बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला कटायंस बोलते हैं। जैसे आप एनायंस में कौन कौन सा हो गया, क्लोराइड और सल्फर, है ना, इसमें इस तरह से क्लोराइड को लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है डाइट कंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ द एनायंस रिलेटिव टू द कटायंस, कटायंस से अगर ज्यादा है तो ये अकरेंस को कम करता है। तो इस तरह का कुछ क्लोरीन वाला ये कंपाउंड या सल्फर युक्त जो है उसके डाइट में मिला दें। सोडियम और पोटेशियम को कम कर दें। सोडियम जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस तरह से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को के से। इस तरह से आप केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो आपको समझ पाएंगे बेहतर। तो इस तरह से ये कटायन एनायंस का बैलेंस करके भी हम बचा सकते हैं। तो अगर इसके लिए क्या है कि 100 ग्राम जो है अमोनियम क्लोराइड मार्केट में अवेलेबल होता है, या अमोनियम सल्फेट, इसको दें तो क्या होगा कि ये इस डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा आपको। तो बीमारी होगा ही नहीं, तो आपका फार्म सुरक्षित रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा मिलता रहेगा। तो यही प्रिवेंशन आपको ध्यान रखना कि कैसे हम प्रिवेंट करें कि बीमारी हो ही नहीं।
दूसरा है कि ओरल कैल्शियम कब देना है ना। तो इसको जो है 40 से 50 ग्राम जो है एज ए बोलस के फॉर्म में, बड़ी बड़ी गोली आती है उस फॉर्म में, या जेल के फॉर्म में, या पेस्ट के रूप में भी अवेलेबल है, या लिक्विड के रूप में अवेलेबल, मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसको जो है 3 से 4 डोज उसमें प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं। एक क्या है कि 12 से 24 घंटे पहले, पार्चुरेशन के 12 से 24, अगर आप लो फीड डाइट दे रहे हैं कैल्शियम का, कैल्शियम जिसमें जो है फीड में ऐसा नहीं है, तो उस समय क्या करना है, आपको 12 से 24 घंटे पहले एक डोज देनी है। उसके बाद काविंग जब हो रहा है उस समय एक आप पिला दें, और एक 12 घंटे बाद, एक 24 घंटे बाद। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 4 डोज कैल्शियम का आप दे दें, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, तो उससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं मिल्क फीवर होने से। अब मिल्क फीवर होने से तो आप सोचिए कितना प्रोडक्शन आप बचा सकते हैं जो लॉस हो रहा है। और क्या कर सकते हैं कि विटामिन डी का इंजेक्शन आप किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके विटामिन डी का इंजेक्शन इसमें जो है ना आप दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा कि हेल्प करेगा कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को, तो जो खाना दे रहे हैं उससे कैल्शियम ऑब्जर्व होगा और ये फिर बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होने देगा इसको। तो इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अगर 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके फार्म में जो है वो मिल्क फीवर नाम की बीमारी होगी ही नहीं। अब अगर हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होगा, तो प्रिवेंशन का ध्यान रखिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होता है केटोसिस जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन होता है हाई एल्डर्स में। कई बार देखने को मिलता है कि क्योंकि आप मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसका दूसरा नाम जो है एसिटोनेमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टराइज होता है इसमें क्या क्या चीजें होती है, वहां पे जैसे हमने मिल्क फीवर में बताया था कि ये हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का डिफिशियंसी हो रही, यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो बॉडी में कम हो रहा है ना। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके होने के कारण से क्या क्या होता है, कीटोनेमिया। कीटोनेमिया मतलब ब्लड में कीटोन बॉडी जो है, कीटोन अभी बताएंगे हम, जैसे ये एसीटोन है, एसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी बिटारेट है, इसका लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ रहा है, तो इसी को कीटोनेमिया बोलते हैं। कीटोन यूरिया, इसमें क्या है, यूरिन में कीटोन का लेवल बढ़ रहा है, और साथ ही केटोलैक्सिया मतलब कि मिल्क में भी कीटोन बॉडी का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ रहा होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केटोसिस। तो जब केटोसिस होता है तो एक तो एनर्जी यानी ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है, दूसरा तरफ है कि कीटोन बॉडी का लेवल जो है वो बढ़ता है, और कीटोन बॉडी का लेवल जो है ब्लड में भी, मिल्क में भी और यूरिन में भी आपको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो वहां पे आता है। तो ये होता किस किस स्पेसीज में है, गायों में तो होता ही है, भैंसों में भी होता है, सीप में भी होता है, किसी भी स्टेज में एनी टाइम ये हो सकता है ना। तो अब सीप में खास करके ये स्पेशली ये एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होता है ये, लेकिन गाय भैंस इसमें कभी भी, या सीप में भी कभी भी स्टेज में ये हो सकता है। एंड इट अकर्स जो है फर्स्ट मंथ ऑफ लैक्टेशन, जो बच्चे देने का जो पहला महीना है 30 दिन के भीतर, या कई बार इसका रेंज देते हैं कि 10 से 60 दिन के भीतर में ये ज्यादातर बीमारी होता है, तो इस समय आपको बहुत केयर करने की जरूरत पड़ती है। इन सीप इट अकर्स यूजुअली लास्ट 2 to 4 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, जो बच्चे देने से 2 से 4 सप्ताह पहले है उस समय ये ज्यादा कॉमन होता है। अब ये जो है एटियोलॉजी मतलब कि किस कारण से कैसे हो रहा है, तो ये जो हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो कैसे हो रहा है ना। एक तो है कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट जो आप खाना खिला रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, तो उस कारण से ये हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। या स्टारवेशन है, कहीं पे सूखा पड़ गया है, वहां पे खाना नहीं मिल रहा है, तो ग्लूकोज उसको शरीर में कहाँ से बनेगा, जब कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तभी तो उस कारण से भी ये हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। कोई बीमारी आपके पशु के शरीर में ऐसा बीमारी है जो जिसके कारण से वो खाना नहीं खा रही या कम खा रही है, तब भी उस कंडीशन में भी इसको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। जैसे आपका मेस्टाइटिस एक बीमारी होती है, यूट्रस के इन्फेक्शन होता है, इसमें मेस्टाइटिस होती है, पेरिटोनाइटिस होता है, रिटेंट, इस सब कंडीशन में क्या होता है कि पशु जो है कम खाना खाती या नहीं खाती है, तो जब खाना ही नहीं खा रही तो उनको ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, तो उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। साइलेज के बारे में हमने बताया था, अगर साइलेज अगर खिला रहे हैं उसमें अगर ब्यूटारेट्स का लेवल जो है अगर हाई है तो उस कंडीशन में भी ये हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, तो वैसे साइलेज को नहीं खिलाना है।
एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द एसिटोएसिटेट, ये मेमरी ग्लैंड या अडर से ये बनता है। अगर इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तब भी ये आपको केटोसिस हो सकता है, इसमें इसका ध्यान रखना है। हेरिडिटरी मतलब वो आनुवंशिक हो सकता है। अगर उसके माता पिता को था तो हो सकता है केटोसिस उसके बच्चों में भी आ जाए, तो कई बार ये आनुवंशिक के कारण से भी होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब ये इसको पहचानेंगे कैसे? ये 2 फॉर्म में होता है। एक तो हम लोग जिसको डाइजेस्टिव फॉर्म बोलते हैं, एक नर्वस फॉर्म बोलते हैं। डाइजेस्टिव फॉर्म को ही वेस्टिंग फॉर्म बोला जाता है। तो ये कॉमन फॉर्म होता है, जो डाइजेस्टिव फॉर्म होता है बहुत ही कॉमन होता है एज कंपेयर टू द नर्वस फॉर्म। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एनोरेक्सिया मतलब खाना बंद कर देती है, वो नहीं खाती है, एनिमल खाना नहीं खाती है। अब इसमें खाना कैसे बंद करती है, इसका एक पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको आप ध्यान से आप समझ लेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये केटोसिस इनको हमारे जानवर को है। सबसे पहले उसको जब खाना दे रहे हैं तो खाना में आप भूसा भी देते हैं, उसको दाना भी देते हैं। जिसको दाना मतलब मिश्रित दाना जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट राशन। तो सबसे पहले ये दाना खाना बंद करेंगी। आप खाना देंगे तो आपको लगेगा कि ये खाली घास खा रही है, भूसा खा रही है, लेकिन ये दाना तो खा ही नहीं रही है। आप भी आश्चर्य करेंगे दाना क्यों नहीं खा रही है। तो आप समझ जाइए कि पहला लक्षण केटोसिस का वहीं शुरू हो रहा है। देन साइलेज खाना ये छोड़ती है। साइलेज, अगर बहुत सारे लोग साइलेज खिलाते हैं तो दाना खाने के बाद वो साइलेज खाना छोड़ देती है। अगर साइलेज नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दे रहे हैं तो सबसे पहले दाना खाना छोड़ेगी, उसके बाद साइलेज खाना वो छोड़ेगी। उसके बाद क्या होता है कि ये हे या भूसा जो है वो खाते रहती है, लेकिन फाइनली जो है वो भी छोड़ देती है। वो पानी भी पीना बंद कर देगी, वो कुछ खाएगी ना पिएगी वो। तो ये शुरुआत इस तरह से होता है। तो आप उसको ध्यान देंगे तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये केटोसिस का लक्षण हो सकता है। उनके जो फीसेस हैं, गोबर जो हैं, वो ड्राई होता है, उनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है। और अगर गोबर आएगा तो उसमें देखेंगे म्यूकस एक उसमें उसके चारों तरफ कवरिंग किए हुए उसका रहता है। मिल्क प्रोडक्शन बहुत तेजी से इसका डाउन हो जाता है। आप अचानक से मिल्क देना, दूध बंद कर देती है वो। और इसमें जो है चूंकि हाइपोग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो ये जो लॉस है, बॉडी का जो वेट लॉस है, वो बहुत ही तेजी से ये होता है। और कुछ ही समय में ये वुडी अपीयरेंस मतलब ये सूख जाती है, लकड़ी जैसा ये हो जाती है और उस तरह से ये दिखने लगती है। इसीलिए इसको बोला गया है वेस्टिंग फॉर्म ऑफ द डिजीज, मतलब इसका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है सब कुछ। इसमें ये क्यों डिक्रीज होता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट हैं, जो स्किन के नीचे जो फैट का लेयर बना होता है, वो बहुत तेजी से डिसअपियर हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहचानने का तरीका है, इसको जो हेड है एनिमल का वो हमेशा झुका कर रखेगी। आप देखेंगे अपने फार्म में, तो अगर जिसको केटोसिस हुआ है तो वो हमेशा ऐसे सर को झुकाए रखेगी, ऊपर नहीं करेगी। या कभी कभी क्या है कि वो ऊपर करती है और आसमान की तरफ देखते रहेगी, जिसको स्टार गेजिंग हम लोग बोलते हैं। जैसे जो पोस्चर जो होता है स्टार गेजिंग पोस्चर उसको बोलते हैं। तो ये अनयूजुअल इनका पोजीशन होता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में ये अपने माथे को झुकाए रखेगी या नाक जहाँ पे खाना दे रहे हैं उधर वो झुका करके रखेगी। तो समझिए कि इसको केटोसिस का लक्षण है। कई बार इसमें स्टैगरिंग होता है, मतलब वो थोड़ा लड़खड़ा करके चलती हैं और वो बैठ भी जाती हैं। इनएबिलिटी टू राइज, वो उठ नहीं पाती हैं कमजोरी के कारण से। और इसमें एक और अच्छा तरीका है पहचानने का कि जो कीटोन बॉडी का स्मेल, वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो आप उसके सांस में या मिल्क में आपको मिल सकता है। जैसे स्वीट स्मेल मिलता है या वेनेगरी स्मेल, वेनेगर आप लोग सभी लोग खाते भी हैं हम लोग, तो वेनेगरी का जो स्मेल होता है उस तरह का स्मेल आपको मिल्क में या वो जो सांस ले रही है उसमें आपको महसूस होगा। उसका आप पता कर सकते हैं कि अगर इस तरह का स्मेल आ रहा है तो समझिए कि वो केटोसिस है। टेम्परेचर और रिस्पायरेशन पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि मतलब रिस्पायरेशन इसका डिस्टर्ब हो रहा है या पल्स इसका डिस्टर्ब हो रहा है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किए तो ये इसका डेथ भी हो सकता है। नर्वस फॉर्म जो होता है उसका भी कुछ पहचानने के तरीके हैं। ये बहुत अनकॉमन है। इसमें सर्कलिंग मूवमेंट होता है। सर्कलिंग मतलब कि वो गोल गोल घूमेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा सर्कलिंग मूवमेंट और भी कई बीमारियों में होता है, केटोसिस में भी होता है और भी कई बीमारियों में होता है, तो इसका ध्यान रखना है। स्ट्रेडलिंग ये क्या है कि पैर फैलाकर खड़ा होती है या क्रॉसिंग ऑफ द लेग, एक दूसरे की तरफ क्रॉस करके लेग को ये खड़ा हो गई, ये ऐसा लगेगा कि ये अंधी हो गई है, ब्लाइंड हो गई है, अपीयर होता है। एमलेस मूवमेंट, वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, वंडरिंग होते रहता है एमलेस, क्योंकि ब्लाइंडनेस होता है, उस कारण से पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे वो जा रही हैं।
और क्या करेंगी, हेड पुशिंग, ये नाक जहाँ पे दिए वहाँ हेड को ऐसे पुश करेंगी, है ना, या झुका हुआ रहेगा, लीनिंग इनटू द फीडिंग ट्रफ, वो माथे को जैसे उसको झुका करके रखेंगे। स्किन को बहुत तेजी से लिफ्ट करेंगे, आपको लगेगा कि स्किन में कोई बीमारी हो गया है, बहुत तेजी से, या कोई ऑब्जेक्ट खुटा उटा अगर वहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको बहुत तेजी से ये लिफ्ट करती हैं। इनएपिटेंस जैसा हमने बताया कि ये खाना कम खाएंगे, ये सब तो होता है। च्यूइंग मूवमेंट, सलाइवेशन भी ये होता है। लड़खड़ाएगी या आंशिक इसमें पैरेसिस भी होता है, पक्षाघात भी हो सकता है। पिंच करेंगे उसको, आप स्किन को थोड़ा पिंच करेंगे तो बेलोइंग, वो बहुत तेजी से चिल्लाती है, बेलोइंग होता है। तो ये सब कुछ साइंस हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये कीटोसिस का लक्षण है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप किसी पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है आप इसका प्रिवेंशन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है कि ये बीमारी हो ही नहीं। तो कीटोसिस ये क्लिनिकल, अभी जो हमने जितने भी साइंस बताए वो क्लिनिकल फॉर्म का बताया, ये सब क्लिनिकल फॉर्म में भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा है। तो ये अगर ऐसा है सब क्लिनिकल फॉर्म में है तो प्रोडक्शन आपका सिर्फ आपको लगेगा दूध कम हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा किस कारण से दूध कम दे रही है, या इनफर्टिलिटी, उसमें बांझपन की शिकायत आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ लक्षण है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले है कि उसको, जानवर को भूखा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा खिलाना भी नहीं है, ओवर फैट नहीं करना है उसको बहुत ज़्यादा खिला करके। एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, प्रत्येक दिन उसका एक्सरसाइज कराना है हेल्थ के लिए। राशन जो है उनका एडिक्वेट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए ताकि हाइपोग्लाइसेमिया नहीं हो, साथ में कोबाल्ट, फास्फोरस और आयोडीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, ताकि वो उसको, ये सब जो एलिमेंट जो हैं ये सब क्या है, भूख बढ़ाते हैं, अगर ये कम रहेंगे तो भूख नहीं लगेगा जानवर को। ग्लूकोज प्रीकर्सर जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकोन या ग्लिसरॉल जो आता है, इसको हम लोग दे सकते हैं, या फिर आयोनोफोर्स कुछ जैसे मोनेंसिन नाम का एक ड्रग होता है उसको दे सकते हैं। ये क्या है कि बैक्टीरिया का जो नेचर है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उसको ये चेंज करता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये बढ़ाता है, जिसके कारण से ये प्रोपायोनिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। प्रोपायोनिक एसिड जो स्टोमक है उसके पेट से ऑब्जर्व होकर के ब्लड में जाकर, लीवर में जाकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा। नियासिन का भी हम लोग दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सब क्लिनिकल कीटोसिस को डिटेक्ट करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं कि इसका ग्लूकोज लेवल ब्लड में टेस्ट कर सकते हैं, वो 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको कीटोसिस हो रहा है। या फिर कीटोन बॉडी का टेस्ट जो है यूरिन और मिल्क में भी कर सकते हैं, तो इससे भी पता चलेगा कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इससे भी पता चलता रहे कि हाँ कीटोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राशन आपको बैलेंस्ड देना है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं करनी है। अगर आप उसमें मेज इंक्लूड करते हैं, दाना, मेज का दाना जो है मक्का का, उसको इंक्लूड करते हैं तो ये आसानी से पचने वाला है, ये पच जाता है और बहुत तेजी से ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ा सकता है। नेक्स्ट जो है प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, ये खास करके सीप एंड गोट में होता है। तो इसमें भी ये क्या है, एक तरह का केटोसिस ही है, इसको केटोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ये भी लेकिन अंतर इतना ही है कि लेट जेस्टेशन में होता है ना, ये भी हाइपोग्लाइसेमिया से करेक्टराइज होता है। तो ये करीब करीब जो है, इसमें जो जितने भी हमने साइन बताए थे वो करीब करीब सिमिलर है, उसी तरह के इसमें क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है इस सीप में। और इसके जो एटियोलॉजी हैं जिसके कारण से ये होता है वो भी करीब करीब सिमिलर हैं। एक अंतर इसमें यह है कि इसमें जो है ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि जब ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होता है तो उसमें खाना ज़्यादा चाहिए होता है शिप को, क्योंकि वो 2 बच्चे पाल रहे हैं तो उसके हिसाब से खाना चाहिए होता है। अगर एक बच्चे के हिसाब से अगर खाना दें तो फिर वो थोड़ा सा उसको कम पड़ जाएगा, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं। स्ट्रेस के कंडीशन में भी ये हो सकता है। तो ये जो जितना भी क्लिनिकल साइन जैसा अभी हम बता रहे थे, ये करीब करीब सब वही है जो गायों में देखने को मिलता है। अब इसका जो है जो हम लोग बचाने के जो तरीके हैं, कैसे इसको प्रिवेंट करें, तो वो भी लगभग सेम है कि इनको बैलेंस्ड फीडिंग देना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसमें अगर कोई कमी नहीं करनी है, नहीं तो फिर ये दिक्कत हो सकता है। और दूसरा एक एडवांस आपका फॉर्म है, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करके आप पता कर सकते हैं कि इसमें 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, तो उसके अनुसार से 1 बच्चे वाला को आइसोलेट कर दें, 2 बच्चे वाला का अलग रखें, 3 बच्चे वाला का अलग रखें, और उनके अनुसार से कितना खाने का जरूरत है तो उनके अनुसार से उनको खिलाएं। तो ये भी एक बचाने का तरीका है। तो और क्या करना है कि सडन चेंज कोई फीड में नहीं करनी है, अचानक से चेंज करेंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, तो फिर उसमें वो दिक्कत हो सकता है। और एक्स्ट्रा फीड आपको देना है अगर बैड वेदर है तो उस कंडीशन में। तो ये सब ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। एक बीमारी होती है हाइपोग्लाइसेमिया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया,
ये खास करके पिग में ज़्यादातर होता है। तो इसको 3 डेज ओल्ड जो पिग होता है उसमें होता है, इसको बेबी पिग डिजीज भी कहा जाता है या 3 डेज पिग डिजीज भी कहा जाता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या होता है कि मिल्क जो है, वैसे बच्चे जो मिल्क कम ले पाते हैं, तो मिल्क से भी एनर्जी जाता है, उसमें भी ग्लूकोज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनमें भी हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन बन जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। या फिर शीप और गोट है जिसमें ट्विन और बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है बच्चा, तो उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। पिगलेट में ये बहुत ही कॉमन है। किसी भी कारण से वो मिल्क अगर नहीं ले पा रहा है, उसको खाना उस तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इसमें ये हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस होते हैं। इसमें 100% मोर्टेलिटी है, 30 to 70% इसमें जो है मोर्बिडिटी है, मतलब बीमार होने का दर है, और मरने का दर जो है इसमें 100% हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया में बहुत डेथ हो जाता है। तो जो भी पिगरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सुकर पालन करते हैं, तो उनके लिए ये खास ध्यान रखना है कि उनके पिगलेट्स में हाइपोग्लाइसेमिया न हो। इनके जो साइन होते हैं, इनकोऑर्डिनेशन, शिवरिंग, डल, कोल्ड एक्सट्रीमिटी जो होते हैं, स्किन ठंडा पड़ जाता है, वीक हो जाएगा, रिकमेंड हो जाएगा, और वो कन्वल्सन होने लगता है, और फाइनली इनका डेथ हो जाता है। तो इनका एक ही उपाय है कि इनको एडिक्वेट कोलोस्ट्रम जो हमने बताया था, खीस जिससे होता है, या जो पहला माँ का दूध होता है वो पिलाएं, और मिल्क जो है वो एडिक्वेट मात्रा में दें, ताकि इनको कमी ना हो, तो इनको हाइपोग्लाइसेमिया से बचाया जा सकता है। तो हमने ये 3-4 बीमारियों के बारे में बताया जो मोस्ट कॉमन होते हैं। कुछ गायों में, कुछ भेड़ बकरी में बताया, और कुछ हमने पिग में भी बताया। तो ये कितना आपको हेल्प कर सकता है अगर इसका आप प्रिवेंशन करें, तो ये एक बहुत ही आपके लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए बहुत सीरियस चैलेंजिंग होता है। और ये अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इस तरह से जो हमने कुछ साइंस बताया, या कुछ खाने पीने का तरीके बताए, या रख रखाव का तरीके बताए, तो इससे क्या होगा कि आपके फार्म जो है हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, और आप अच्छे एक पशुपालन है उसको आप कर पाएंगे। आपको किसी तरह का नुकसान होने से बच सकते हैं, और अपने फार्म को आगे बहुत दिनों तक सस्टेन रख सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।